बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हफ्ते का जो एहतजाज है उसका आगाज़ हो रहा है और 3 शहर बावलपुर में, फैसलाबाद में और तीसरा शहर है मियाँ वाली, इन तीनों के अंदर एहतजाज हो रहा है। और जो वार्म अप हुआ है उसको देखकर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में अदलिया की हिफाजत के लिए और जो आइन की सरबलंदी के लिए, जो कुछ आइन के साथ इस मुल्क में हो रहा है, आइन पर हमले को रोकने के लिए, चीफ जस्टिस की तौसीक को या एक्सटेंशन को रोकने के लिए, आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए मौजूदा हुकूमत के इकदाम के खिलाफ शहरी बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। फैसलाबाद में हमने देखा लोग वार्म अप हो रहे थे, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में निकले थे। मियाँ वाली के अंदर हमने देखा पहले से लोग शुरू हो गए थे, इसी तरह बावलपुर के अंदर भी। लेकिन तीनों जगह पे हुकूमत ने बहुत बड़े पैमाने पर कंटेनर लगाना शुरू कर दिए। हर जगह पे जो है वो सड़कों पे कंटेनर नजर आ रहे थे, धड़ाधड़ हुकूमत कंटेनर पकड़ रही थी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया, हमारी हुकूमत जो है वो कंटेनर पकड़ रही है और कंटेनर पकड़ पकड़ के सड़कों पे लगा रही है कि लोगों के एहतजाज को किसी तरह रोकना है। तो बहुत बुनियादी चीज़ में फंसी हुई है कि हुकूमत को बचाना कैसे है। मुल्क को बचाने का किसी को एहसास नहीं, इकॉनमी को बचाने का किसी को एहसास नहीं, खित्ते में क्या हो रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ 2-3 चीज़ों की। एक चीज़ क्या है कि किसी तरह भी ये हुकूमत बच जाए। दूसरी चीज़ क्या है, कभी भी हमारे केसेस दोबारा नहीं खुलने चाहिए। यानी 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हुकूमत बचनी चाहिए, हमारे केसेस कभी नहीं खुलने चाहिए, और तीसरा जो है कि इमरान खान को किसी तरह अंदर रखें, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। इन 3 चीज़ों के लिए ये लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बहरहाल आज के दिन में जो वाइब्स आ रही हैं या जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो पता चलता है कि मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त पकड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और तीनों शहरों से जो विजुअल्स आएंगे आपको दोपहर के बाद, वो आपको बता देंगे कि मियाँ वाली में क्या हुआ, फैसलाबाद में क्या हुआ और बहावलपुर में क्या हुआ। इन तीनों शहरों से जो विजुअल्स आने वाले हैं, यानी मैं आई कैन गैस, और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर बहुत छापे पड़े हैं, इन्होंने गिरफ्तारियां भी की हैं, इन्होंने बदतमीजी भी की है, और पुलिस ने जो है वो कंटेनर्स भी लगाए हैं, रास्ते भी बंद किए हैं, आंसू गैस की शेलिंग के लिए भी बंदोबस्त किया है, लोगों के साथ लाठी चार्ज और लड़ाई का बंदोबस्त भी किया है। लेकिन ये उतना जुल्म नहीं कर पाएंगे जितना इन्होंने रावलपिंडी में किया था। रावलपिंडी में तो इन्होंने एक अजीबोगरीब सूरत पैदा कर दी थी ना। रावलपिंडी में तो एक जंग जैसी सूरत पैदा कर दी थी, लोगों के ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। इसके बावजूद लोग वहां पे पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने जबर का मुकाबला किया और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा जी हम अदलिया के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं। तो लोग तो जजेस के साथ और आइन के साथ खड़े हैं, लेकिन जजेस कहाँ खड़े हैं उस पर बाद में बात करते हैं। अब जैसे जैसे विजुअल्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, ना सिर्फ शेयर करेंगे बल्कि इसके ऊपर मैं आपको दोपहर के बाद व्लॉग में एक सिचुएशन बताऊंगा कि एहतजाज का क्या बना और मामला कहाँ तक पहुंचे हैं। इमरान खान साहब की हिकमत अमली के तहत अभी ये एहतजाज जैसे ही खत्म होगा तो हुकूमत को मौका ही नहीं मिलेगा। हालांकि हुकूमत पहले से तैयारियां कर रही है, कंटेनर लगा रही है, एक के पीछे एक कंटेनर लगाती चली जा रही है हुकूमत, और वो बंदोबस्त कर रही है। और इस मरतबा ऐसे नहीं होता कि वो कंटेनर सिर्फ एक लेयर लगाते हैं, वो लेयर के पीछे लेयर लगाते हैं, उसके पीछे लेयर लगाते हैं, ताकि मशीनरी भी आए तो धकेलने में मुश्किल हो। तो इस वजह से जो है वो रुकावटें दूर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन कंटेनर तो कंटेनर है और अवाम फिर अवाम है। अवाम साइडों से निकल कर भी आ जाते हैं, नीचे से निकल कर भी आ जाते हैं, उनको घसीट के साइड में भी कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ करके लोग अपना रास्ता बना लेते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब से मेरी बात हुई, जब तीनों शहरों में आज एहतजाज हो रहा होगा तो उस वक्त आज ही अली अमीन गंडापुर साहब अपनी हिकमत अमली बताएंगे डी चौक के अंदर होने वाले एहतजाज के हवाले से, क्योंकि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया था साफ। उन्होंने कहा जी किसी सूरत नहीं, ये एहतजाज में मौखर नहीं करूंगा, मैंने ये एहतजाज करना है। क्योंकि देखें यही वो दिन है जिनके अंदर आपको इस हुकूमत का मुकाबला करना है। अगर हुकूमत का मुकाबला ना किया, अदालत से हुकूमत ने अपने फैसले ले लेने हैं और लोटे पैदा करके या लोटे लाकर उनके जरिए से फ्लोर क्रॉसिंग करवा के एक आईनी तरमीम की कोशिश करनी है। और अगर ये कर लिया तो मामला फिर लंबा लटक जाएगा। नंबर गेम क्या है वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फौरी तौर पे फिर इस्लामाबाद आ रहा है, इस्लामाबाद के बाद लाहौर आ रहा है। तो हर तरफ एक हुकूमत को थरथली पड़ी हुई है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर हुकूमत को दीवार के साथ लगा दिया है। जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोगों पर, पूरे सिस्टम के ऊपर वो भारी पड़ रहा है। तो फिर उससे माफी मांग लें या उससे बात कर लें। देखिए पाकिस्तानियों ने यह जिद पकड़ ली है कि इमरान खान ये मुल्क चलाएगा। वजह यह है कि लोगों ने उसको वोट डाला और फॉर्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत लाके बैठा दी गई। अब अगर यहां पे असली हुकूमत होती तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते, लेकिन लोगों की मंशा के खिलाफ एक हुकूमत बनाई गई है तो लोग इसलिए उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, जगह जगह निकलते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बात सुनी जाएगी। बहरहाल जितनी जल्दी बात सुनी जाए उतना ज़्यादा सिस्टम समझदारी का मुजाहरा करेगा, अदरवाइज फिर सिस्टम को सफ़र करना पड़ेगा। अब ये तो है एहतजाज वाला सारा सिलसिला। गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया है। और मैंने जब गंडापुर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी हम अभी हिकमत अमली बना रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद कैसे पहुंचना है, कितने लोगों को लेकर जाना है और किस तरीके से हम जाएंगे। और इमरान खान साहब का फैसला अटल है, वो ये कह रहे हैं कि हर हाल में हमने एहतजाज करना है। लेकिन गंडापुर साहब ने एक बात की कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पुलिस इतनी ब्रूटल आंसू गैस की शेलिंग कर रही है इस मरतबा, और स्ट्रीट फायर भी हुए हैं और रबड़ की गोलियां भी वो मारते हैं कि कारकुनों को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
देखिए, पहले वाले अली अमीन गंडापुर में और इस अली अमीन गंडापुर में एक फ़र्क है। पहले वाला अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं था सूबे का, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही नहीं था। वो जाता था, इमरान खान जो कहते थे वो वहाँ जाके ब्रेकें लगाता था, वो पूरा काम करता था। इस मरतबा जिन लोगों को वो साथ लेकर चलता है उनकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फिर लोगों के जज्बात भी होते हैं। जब सामने से लगातार मारा जा रहा है, बार बार मारा जा रहा है, तो आप कब तक लोगों को होल्ड कर सकते हैं? तो तसादुम से गुरेज करना बड़ा मुश्किल है। ये सिचुएशन मुझे समझाई उन्होंने, उस दिन भी कहा था, आज भी कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मेरे साथ जो लोग जाएं वो पुरअमन रहें, क्योंकि दूसरी जानिब से लगातार इश्तियाल दिलाया जाता है और इतना तशद्दुद किया जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये सिचुएशन है जिसको फेस करना पड़ेगा, देखते हैं ये कैसे फेस करेंगे। बहरहाल 3 शहरों के एहतजाज के बाद अब शक्ल क्या निकलती है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, वो आपको आज शाम तक पता चल जाएगा। नौजवानों ने अपने आप को काफ़ी वार्म अप किया है और वो हमने देखा है। अब आ जाए आप इस मामले पे कि जो कुछ अदालत में हो रहा है, इस हवाले से शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, कानूनी हल्के खास तौर पे कानूनी हल्के ये बात कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इसके लिए 3-4 ऑप्शन हैं जिन पे लोग बार बार जोर दे रहे हैं कि इनमें से कुछ एक हो जाएगा। यानी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि क्या ये जजेस कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ये जो चीज़ें हुई हैं क्या इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया जाएगा, क्या कादी फायदी साहब जैसे चाहेंगे वैसे चीज़ें करते चले जाएंगे और इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई इसका बंद इसके आगे नहीं बांधा जाएगा। तो इस पर मुझे जो बेशतर लोग हैं उन्होंने कहा जी ऐसा होगा नहीं। मैंने कहा जी क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं होगा कि कादी साहब जाने वाले हैं और मंसूर अली शाह साहब आने वाले हैं, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान भर के वकला की अक्सरियत इस वक्त कादी फायद साहब के साथ नहीं, मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी हुई है। तो मंसूर अली शाह साहब एक बहुत बड़ी हकीकत है और उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदगी जो है वो ऐसे नहीं होगा कि ये मामला आया और गया और चला गया। कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपके सामने रखता हूं। कादी फायद ईसा साहब के बाद चीफ जस्टिस बनना था जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने। वो एक इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान थे और बड़े पोलाइट इंसान थे इजाजुल एहसन साहब। उनको इस तरह के हालात का शिकार कर दिया गया कि वो परेशान हो गए। मुझे कई दोस्तों ने कहा कि उनकी फैमिली की वजह से वो परेशान हो गए और उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लिया और वो चले गए खामोशी से, निजी वजूहत बता के। उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। कुछ साफियों का ये कहना है कि कादी फायद ईसा साहब की ख्वाहिश पे हुआ था कि 2 जजेस से मैंने जान छुड़ानी है, एक जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और एक जस्टिस मज़ाहिरुद्दीन नकवी साहब। तो शायद इनकी ख्वाहिश के ऊपर दोनों जजेस चले गए। अब हुआ यह कि नीचे से आगे मंसूर अली शाह साहब। मंसूर अली शाह साहब की जगह अगर आज जस्टिस इजाजुल एहसन साहब होते तो इस तरह से कभी भी ना रिएक्ट कर पाते, ना इस तरह से कभी भी रुकावट बन पाते और ना कादी फायद ईसा साहब के लिए इतनी मुश्किलात होती। क्योंकि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब एक नरम आदमी थे, निस्बतन जो है वो इतने हार्ड आदमी नहीं थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधे आदमी है और उनके साथ जो है वो फड्डा डालना आसान भी नहीं है कादी फायद ईसा साहब के लिए या किसी के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए, इवन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो खुद ही एक ऐसे आदमी को निकाला गया कि उसके बाद दीवार आगे सामने खड़ी हो गई जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली आपको समझ आ गई बात कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब होते तो आज इनके लिए हालात कुछ और होते, लेकिन इन्होंने उनको खुद रास्ते से हटाया और अब भुगत रहे हैं। तो जो आदमी भी घड़ा खोदता है उसमें जाकर खुद ही गिरता है। पर अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बारी है, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। जो ऑप्शन आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से वो क्या है? नंबर 1 तो लोग ये कह रहे हैं कि जजेस लेटर्स लिख सकते हैं। 2 ये भी कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बुलाया जा सकता है और इसका मुतालबा किया जा सकता है। नंबर 3 ये भी कह रहे हैं कि जो सीनियर 3 जजेस हैं वो खुद भी फुल कोर्ट की एक मीटिंग बुला सकते हैं और उसमें 2/3 जजेस की अक्सरियत, कई लोग कह रहे हैं 13 जजेस, कई लोग कह रहे हैं 14 जजेस, ये उसके अंदर शिरकत कर सकते हैं। और इतने ज़्यादा जजेस अगर इकट्ठे बैठ जाते हैं और इस सारी चीज़ों पे अदम एतमाद करते हैं तो फिर काजी फायद ईसा साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जजेस की जो इस वक्त गंभीर खामोशी है ये किसी तूफान का पेशखम है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। लेकिन अगर जजेस आज खड़े ना हुए तो इस बात पे सबका इत्तेफाक है तो फिर ये दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अदलिया का हुलिया इस तरह का बिगाड़ दिया जाएगा इस आईनी तरमीम के बाद कि फिर जिसको वज़ीर आज़म कहेंगे पॉलिटिकल किस्म के जजेस आएंगे, कंप्रोमाइज़ किस्म के जजेस आएंगे। हर वक्त जजेस इसी चक्कर में रहेंगे कि हुकूमत को खुश रखो ताकि आपको तरक्की मिलती जाए। तो ये सारा मामला ऐसा हो जाएगा कि अदलिया का एहतराम, अदलिया की ताकत वो ख़त्म हो जाएगी, अदलिया की जो पावर है वो उसके पास नहीं रहेगी। तो ये मौका है जजेस के पास कि उन्हीं को खड़ा होना पड़ेगा। वकला तहरीक चलाते भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कादी साहब को इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता कि बाहर पाकिस्तानी उनके बारे में क्या कह रहे हैं। यानी जिस तरह से आज बाहर बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इस सिस्टम में किसी को परवाह है। जो कुछ भी आज लोग कह रहे हैं या जो कुछ भी आज लोग सोच रहे हैं इदारों के बारे में, मुझे नहीं लगता किसी को इस बात की परवाह है। अगर परवाह होती तो आपको नजर आ जाती। तो अगर जजेस ये सोचकर बैठे हैं कि लोग प्रेशर बनाएंगे या वकला बनाएंगे, तो नहीं। जजेस को अगर लगता है कि नाइंसाफी हो रही है तो नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होना सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है। जो जज अपने साथ नाइंसाफी बर्दाश्त कर सकता है वो आवाम को इंसाफ नहीं दे सकता। ये बात लिखी पड़ी है। अब आगे के एक और डेवलपमेंट है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि बंदे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ क्या बन रहा है।
देखिए, हुकूमत के पास 215 बंदे हैं। 215 में से एक बंदा वोट डाल नहीं सकता, वो है स्पीकर, 214 रह गए। 2 बंदे मैंने आपको बताया हुकूमत के टूट गए हैं अब तक की इत्तला के मुताबिक, तो 212 रह गए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो साफ कह दिया जी मैं नहीं आ रहा। अगर उनके 2-3 लोटे बन भी गए 63A के फैसले के बाद, तो भी ये मैक्सिमम मिला के 214-15 तक चले जाएंगे, चले 16 तक चले जाएंगे। फिर भी इनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बंदे हैं, उनमें से 8-9 बंदे इनको तोड़ने पड़ेंगे। जो मर्जी कर ले, 8 से 9 बंदे इनको तोड़ने पड़ेंगे। क्या तहरीके इंसाफ में से 8 से 9 बंदे टूट सकते हैं? मेरी अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो फिगर मैं आपको बता देता हूं, उस्मान चौधरी साहब कंप्रोमाइज्ड हैं, उनकी फैमिली ने भी कह दिया है, उनके चचा ने भी कह दिया है। जहूर कुरैशी और औरंगजेब खिच्ची साहब डामाडोल है अभी तक। जिन लोगों से भी मेरी बात होती है वो कहते हैं जी ये पल्ला नहीं पकड़ा रहे, ये अभी तक कोई बात ही नहीं सुन रहे, ना कर रहे। तो ये 3 लोग हो गए। अगर इन 3 वोटों को आप हुकूमत की तरफ गिने भी तो उनको फिर भी 5-6 वोट चाहिए। तो क्या वो ये 5-6 वोट हासिल कर सकते हैं? आ जाए जरा जायजा ले लेते हैं। रियाज फतियाना साहब जो हैं वो हलफ दे चुके हैं, उनकी फैमिली जो है वो ये कह रही है, बार बार मुझे भी रब्ता किया उन्होंने कि जनाब ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, और हम किसी सूरत किसी तरमीम में वोट नहीं डालेंगे। अली शाही वो भी पाकिस्तान से बाहर है और वो भी कहते हैं जी वोट नहीं डालेंगे। साहबजादा महबूब सुल्तान और साहबजादा अमीर सुल्तान, ये दोनों जंग से दोनों भाई एमएनए बने, और इनका मामला भी जो है वो बड़ा क्रूशल था, इनके ऊपर बहुत सख्ती भी हुई, लेकिन दोनों पाकिस्तान से बाहर है। और इन्होंने ट्वीट भी किया था और इनका भी ये कहना है कि हम वोट नहीं डालेंगे आईनी तरमीम के हक में। तो ये वो बंदे हैं जिनके ऊपर अभी हुकूमत का इन्हिसार है कि ये बाहर से आएंगे और आकर वोट डाल देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं। बाकी जितने कमजोर बंदे थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, जिन पर उनको शक था कि ये कहीं इधर उधर हो जाएंगे, उन सबको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने काबू करके अपनी जगह पे पहुंचा दिया और उनको वहां पे अपनी निगरानी में रखा हुआ है। तो वो बंदे तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने काफी हद तक हैंडल किए हुए हैं। अब इनमें से जो है वो चंद लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं हालात का, कि हालात के मुताबिक हम फैसला करेंगे। अगर तो इधर जाना होगा इधर चले जाएंगे, उधर जाना होगा उधर चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें इमरान खान साहब को रिपोर्ट हो रही हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा था थोड़े दिन पहले कि जो 3 बंदे आपको कंफर्म हो गए हैं ना, उन 3 बंदों को इससे पहले कि वो आपको जवाब दें, आप उन तीनों को पार्टी से निकाल के कारकुनों को साफ बता दें, फिर इलाके के अवाम जाने, कारकुन जाने और वो बंदे जाने, इनको निशाने इबरत बनाए, इनको पार्टी से किक आउट करें। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था और उसके पीछे एक मकसद था। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने इसलिए ये करना चाहा कि उन्हें पता था कि बंदे अगर टूट गए तो वापस तो आएंगे नहीं, कंप्रोमाइज हो गए। लेकिन एक बात इससे हो जाएगी कि बाकी लोग जो हैं उनको कान हो जाएंगे और वो होशियार हो जाएंगे, खबरदार हो जाएंगे कि जनाब ये पार्टी से किक आउट करते हैं, बंदे के साथ होता क्या है। तो एक दफा झलकियां अगर इनके हल्कों में चल जाती और लोग प्रोटेस्ट करते और इनकी सियासत को तबाह होता हुआ बाकी लोग देखते, तो उससे एक इंपैक्ट आता। तो इमरान खान साहब की हिकमत अमली तो ये थी, लेकिन पार्टी ने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि कुछ भी करके इन बंदों को काबू किया जाए, जैसा कि उन्होंने 1-2 पार्टी ने किए भी हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी का मौके बिल्कुल गलत था, पार्टी ने 1-2 बंदे इनमें से काबू किए भी हैं। ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब है, उनकी पूरी फैमिली ने, उन्होंने खुद यकीन दिलाया और बार बार दिलाया कि जनाब मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर उधर कहीं वोट नहीं डालूंगा। जैसे रियाज फतियाना साहब की फैमिली है, जैसे एक और साहब है जो काफ लीग में चले गए थे, चौधरी इलियास साहब, वो भी शायद अब वोट नहीं हुकूमत को मिलता। 1-2 और लोग भी हैं, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन फ्यूचर में आपके सामने आ जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की एक मुलाकात हुई है मंजूर पश्तीन से। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आने वाले दिनों में उठेगा। इसके ऊपर मैं पूरा एक अलग वीलॉग करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये जरगा होने क्या जा रहा है। बताओ, आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि अफगानिस्तान में एक लोया जरगा होता है जो बहुत बड़ा जरगा होता है, पूरा अफगानिस्तान जो है उसके फैसले वहां हो जाते हैं। और वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं करवा रही, लोग कह रहे हैं वो पीटीएम का या मंजूर पश्तीन साहब का, नहीं, वो उसको होस्ट कर रहे हैं, उसके मेज़बान हैं, उन्होंने सबको दावत दी है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होंगे, इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग होंगे, तमाम कबाइल के लोग होंगे, जितने मुशीरान हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, जितने बड़े बड़े सरदार हैं वो सारे इसके अंदर पहुंचेंगे, और ये सारे खैबर में इकट्ठे हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अली अमीन गंडापुर की एक मुलाकात भी हुई है मंजूर पश्तीन साहब से। तो ये एक ग्रैंड जरगा होने जा रहा है जो 3 दिन तक जारी रहेगा। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान के इदारों में खासी बेचैनी भी है कि पता नहीं अब ये क्या फैसला करेंगे और मामला किस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कबायली का जो मुशीरान है या उनका बड़ा एक हार्ड स्टांस है, ऑपरेशन के हवाले से लेकर, लापता अफराद के हवाले से लेकर, चेक पोस्टों के हवाले से लेकर, और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। यानी उनके तरक्याती मनसूबे भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं, बजट में हिस्सा भी है, उनके अपने इलाकों की डेवलपमेंट्स भी हैं, उनके अपने कुछ और दीगर चीज़ें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी होने जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई मंजूर पश्तीन साहब से और उन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ भी करवाई हैं। ये क्योंकि टॉपिक एक अलग है, इस पर पूरा एक अलग वीलॉग करके मैं रखूँगा और आपको पता चलेगा उसमें कि एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, होने क्या जा रहा है और इसका आउटकम क्या हो सकता है और इस दफ़ा तरीक़ाकार क्या होगा। ये इतना सिंपल नहीं होगा, इसके असरात बहुत गहरे होंगे और दूर रस होंगे, लेकिन क्या होंगे एक और वीलॉग में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।